गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्रोमोसोम के आकार के बारे में स्टडी की थी कि क्रोमोसोम की आकार की किस प्रकार की होती है, क्रोमोसोम को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है जिससे उसकी स्टडी हम कर सकें, और किस फेज में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है, किस फेज में गुणसूत्र के आकार का अध्ययन, आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम की जो भौतिक संरचना होती है, भौतिक जो सदृश्य होते हैं, और ये किया जाता है मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर जितने भी जो क्रोमोसोम होते हैं, माइटोसिस की समसूत्री विभाजन की मेटाफेज, तो इसमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या, आकार और आकृति, भौतिक सदस्य मतलब है उसकी संख्या क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है, इन सब के बारे में जानना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। यहाँ माइटोसिस की मेटाफेज में इनकी संख्या, आकार और आकृति के बारे में जो स्टडी की जाती है वही क्या कहलाती है? कैरियोटाइप कहलाती है या कैरियोटाइप कहलाता है। ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें, ह्यूमन में व्यवस्था मिलती है 22+1, और ये क्या होते हैं? पेयर, युग्म होते हैं, 22+1 के युग्म होते हैं। तो टोटल 23 × 2 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम के 46 ही कैरियोटाइप उपस्थित होते हैं। तो यहां पर ह्यूमंस के अंदर इनके 46 ही क्या बनेंगे? कैरियोटाइप। एक वर्ड आता है कैरियोग्राम या ईडियोग्राम। कैरियोग्राम या ईडियोग्राम। तो यहां पर ईडियोग्राम या कैरियोग्राम किसको कहते हैं? यहां जो क्रोमोसोम हैं, इन क्रोमोसोम को इनकी साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अनुसार, और साइज के अनुसार भी कैसे? घटती हुई, क्रोमोसोम को इनकी घटती हुई साइज के अकॉर्डिंग जमा करके जो फोटो ली जाती है, जो चित्र लिया जाता है, ये फोटो ही क्या कहलाती है? कैरियोग्राम कहलाती है या ईडियोग्राम कहलाती है। क्रोमोसोम की घटती हुई साइज में, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के क्रोमोसोम को हम 46 की 46 क्रोमोसोम को घटती हुई साइज में जमा दें, और जमाने के बाद में उनका अगर हम फोटो लें तो वो फोटो क्या कहलाता है? कैरियोग्राम या ईडियोग्राम कहलाता है। इस कैरियोग्राम और ईडियोग्राम के आधार पर यहाँ फोटो को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा गुणसूत्र कौन सी स्थिति पर उपस्थित है। लिंग गुणसूत्र कहाँ है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? आकार आकृति में छोटे होते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? सबसे लास्ट में। तो इस आधार पर यहाँ क्रोमोसोम की संरचना का या उनकी आकार आकृति का अध्ययन किया जाता है। अब तक हमने जितने भी पढ़े थे वो सभी क्या था? जितनी हमने स्टडी की थी वो की थी यूकैरियोटिक के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम बहुत टिपिकल संरचना होती है, बहुत एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोजली सघन रूप से बाउंडेड होते हैं ये। लेकिन बात करें अगर हम प्रोकैरियोट की, तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट में सिंपल होती है। रीजन कि यहां पर जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम किसी से बाउंड नहीं पाया जाता, किसी से घिरा हुआ या कहें कि कॉइल्ड नहीं होता है। वहां जो एक क्रोमेटिन था, जो सीधा साधा क्रोमेटिन था, ये क्रोमेटिन इस प्रकार से कॉइल्ड हो गया था, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में बहुत सघन रूप से कॉइल्ड हो गया था कि ये कम से कम जगह में वहां पर स्थित हो जाए, क्योंकि आकार कैसा होता है इसका, बहुत ज्यादा लंबा। तो उसको कोशिका में कुछ माइक्रोमीटर के अंदर फिट होना था, तो ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में यहाँ क्रोमोसोम कॉइल्ड अवस्था में नहीं होता है, यहाँ क्रोमेटिन फाइबर बिखरी हुई अवस्था में होता है। और ये किसमें होता है? न्यूक्लियोइड में। जो केंद्रकाव होता है, क्या बोलते हैं इसे? केंद्रकाव। इस केंद्रकाव में ये क्रोमेटिन बिखरी अवस्था में होता है। बिखरी अवस्था में है तो यहां पर गुणसूत्र जैसी संरचना नहीं बनती, जो हम पहले पढ़ रहे थे इस प्रकार से, ऐसी कोई संरचना यहां पर नहीं होती है। बहुत सिंपल संरचना होती है। फॉर एग्जाम्पल कहां मिलेगा ये? बैक्टीरिया में। बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनके अंदर सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक आद्य केंद्रक पाया जाता है जिसे हम केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ जो आद्य केंद्रकाव पाया जाता है, इसमें क्रोमेटिन बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित होता है। यहाँ जो प्रोटीन होती है, यहाँ पर जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन यहाँ सेंटर में उपस्थित होती है और इसके चारों तरफ यहाँ पर इस प्रकार से डीएनए उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम इकोलाई में, सभी में व्यवस्था नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकते कि सभी के अंदर ऐसे ही मिलेगी। इकोलाई में क्या होता है? जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ होता है और इस सेंटर पार्ट के चारों ओर जो डीएनए होता है वो उपस्थित होता है। देखिए कैसे, ये मान लिया डीएनए है, ये डीएनए की जो साइज है वो लगभग 350 मिलीमाइक्रोन है, यहां से लेकर के यहां तक की। सेंटर में प्रोटीन उपस्थित है, यहां से लूप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी अगर हम साइज देखें तो ये साइज में इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है कि यहाँ लगभग 30 मिलीमाइक्रोन की इसकी साइज रह जाती है। अब ये और अधिक फोल्ड हो जाएगा। सेंट्रल पार्ट में वही प्रोटीन उपस्थित है, लगभग ये 2 माइक्रोन
मीटर का रह जाता है। तो यहाँ सेंटर पार्ट में यहाँ पर प्रोटीन उपस्थित है, ये डीएनए है। यहाँ डीएनए अपने आप को फोल्ड कर लेता है और फोल्ड कर करके किससे चिपक जाता है, प्रोटीन से। यहाँ पर जो प्रोटीन होती है इसको डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो ये डीएनए है इसके चारों तरफ जो लिपटा हुआ है, इस डीएनए को बहुत मजबूती के साथ में पकड़े हुए होती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये लूप बन गए हैं, ये लूप जो बने हैं, ये लूप क्या कहलाते हैं, डोमेन। यहाँ जो लूप उपस्थित हैं ये लूप डोमेन कहलाते हैं। ये यहाँ जितने डोमेन प्रेजेंट होते हैं, इन डोमेन को बिल्कुल संगठित अवस्था में बहुत क्लोजली पकड़े हुए होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर जो एक पूरा घेरा उपस्थित है, इसमें पचास से लेकर के 100 डोमेन उपस्थित हो सकते हैं। 50 से लेकर के 100 डोमेन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है, ये डीएनए कितने बेस पेयर का बना होता है, तो यहाँ पर ये जो डीएनए होता है वो 50 से लेकर के 100 किलो बेस पेयर का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं, किलो बेस। यहाँ पर 50 से लेकर के 100 किलो बेस का बना हुआ होता है और यहाँ लगभग इतने ही 50 से लेकर के 100 डोमेन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ इसको हम HU प्रोटीन भी कहते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं और इसको हम HU प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ जो ये प्रोटीन उपस्थित है जो डीएनए बाइंडिंग का काम कर रही है, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है HU प्रोटीन और दूसरी होती है HNS प्रोटीन। HU प्रोटीन अभी पढ़ा था हमने, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। ये जो प्रोटीन होती है जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये प्रोटीन पॉजिटिव होती है और डाइमेरिक होती है। ये प्रोटीन न्यूट्रल होती है और मोनोमेरिक होती है। जो HNS प्रोटीन होती है ये कहां प्रेजेंट है, सेंटर में। ये भी बाइंडिंग का काम कर रही है और ये HNS प्रोटीन कहां उपस्थित होती है, बाहर की ओर। ये सेंटर पार्ट में घेरे रखने का कार्य कर रही है। मान लिया सेंटर में कुछ प्रेजेंट है, इस प्रकार से पकड़े हुए रखने का कार्य कर रही है। अब जो HNS प्रोटीन है ये इसको बाहर की तरफ से घेरे रखने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जो 2 प्रकार की डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, सेंटर में HU प्रोटीन और बाहर की तरफ HNS प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जो ये गुणसूत्र होते हैं या फिर कहें ये क्रोमेटिन जो होता है, क्योंकि सही मायने में यहाँ पर गुणसूत्र नहीं पाए जाते, जो एक क्रोमेटिन होता है, इस क्रोमेटिन को बाहर और भीतर से घिरे हुए प्रोटीन उपस्थित होती है और ये सभी चीज मिलकर के प्रोटीन प्लस क्रोमेटिन मिलकर के यहाँ पर न्यूक्लियोइड का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर क्रोमोसोम जो कह रहे हैं हम प्रोकैरियोट्स का, ये क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के। बहुत सिंपल इनकी संरचना होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं गुणसूत्रों के कार्य। जब हमने केंद्रक को पढ़ा था तो केंद्रक के विभिन्न कार्यों को पढ़ा था, और केंद्रक में क्या उपस्थित है? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या उपस्थित है? डीएनए, और डीएनए में क्या उपस्थित है? जीन्स। तो यहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट, मदर सेल से डॉटर सेल में मदर सेल से डॉटर सेल में या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं के वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं, सूचनाओं को ले जाने का कार्य करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मदर सेल से डॉटर सेल में। यही कार्य डीएनए कर रहा था, यही कार्य केंद्रक कर रहा था। तो यहां पर क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है कैरियर के रूप में? जीन्स होती है, और सही मायने में जीन्स ही सूचनाओं के लाने ले जाने का कार्य करते हैं। सेकंड पार्ट, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वर्ग की विशिष्ट होती है, वर्ग की कहें, जाति कहें, मतलब कि फिक्स होती है। जैसे ह्यूमन में फिक्स है, कितने मिलेंगे? 46। ओनियन में 14। तो यहां पर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो किसी जाति की वर्ग को बताती है, उसकी टैक्सोनॉमी को बताती है, वो जाति विशिष्ट होती है। अगर हम कह दें कि 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो फिक्स है वो कौन सी जाति होगी? 46 कह दिया तो ह्यूमन, कोई और नहीं हो सकती। तो ये वर्ग की विशिष्ट होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। ये सेंट्रोमियर जब डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो विभाजन सेल डिवीजन के समय ये गुणसूत्रों में गति के लिए जिम्मेदार होता है। जब अभी आप सेकंड यूनिट में मियोसिस माइटोसिस पढ़ोगे तो तब पढ़ोगे कि इसका विभाजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दो क्रोमोसोम, क्रोमेटिड इधर और दो क्रोमेटिड इधर, ये इस ध्रुव की तरफ जाएगा और ये इस ध्रुव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सेल डिवीजन के समय गुणसूत्रों की गति के लिए यहाँ जो सेंट्रोमियर उपस्थित है क्रोमोसोम में, वो यहाँ पर जिम्मेदार होता है। क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन उपस्थित होता है, द्वितीयक संकीर्णन, और इस द्वितीयक संकीर्णन की जगह पर नॉर रीजन भी होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, और ये किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोलस का। यहां पर केंद्रिका का निर्माण होता है, ये केंद्रिका निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। और केंद्रिका के बारे में जब मैंने आपको केंद्रिका पढ़ाई थी कि केंद्रिका किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है? आरएनए निर्माण के लिए। यहां गुणसूत्रों में जो हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये जीव प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं।
जो जीव प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन केवल कहाँ पाई जाती है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए के साथ में बाइंडिंग के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम्स की। विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम। वायरस क्रोमोसोम, वायरस है, बैक्टीरिया है, सभी के अंदर मिलते हैं। तो बैक्टीरिया का तो बीजियर बैक्टीरिया का भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं वायरस क्रोमोसोम। जब हम वायरस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, वायरस में ऐसे कोई क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, क्रोमोसोम नहीं होते। यहां पर क्या उपस्थित होता है, यहां जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। ये द्विरज्जुकीय भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड भी, एक रज्जुकीय भी हो सकता है। डीएनए होगा या आरएनए होगा, डबल भी हो सकता है और सिंगल स्टैंड में भी ये हो सकता है। एक रज्जुकीय भी हो सकता है और दो रज्जुकीय भी हो सकता है। यहां क्रोमोसोम जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। यहां जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन उपस्थित होती है, और प्रोटीन निर्माण करती है कैप्सिड का। कैप्सिड क्या होता है, खोल, कवर। ये कैप्सिड खोखला होता है, और इस खोखले कैप्सिड के अंदर क्या उपस्थित होता है, डीएनए या आरएनए। जो खोखला कैप्सिड होता है इसके ही अंदर डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। आपने 11th-12th के अंदर टीएमबी की संरचना को पढ़ा था, टोबैको मोज़ेक वायरस की। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के हेड के अंदर क्या उपस्थित होता था, उसका जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही वायरसों में यहाँ इस खोल के अंदर यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। यहां पर बात करते हैं, सामान्य तौर पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार भी उपस्थित हो सकता है और एक सूत्र के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन कुछ के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जैसे T2, T3, T4, 5 174। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एनिमल्स में बात करें, पोलियो, टीएमबी प्लांट में, इन्फ्लुएंजा, ये दोनों किसमें, एनिमल में, टीएमबी प्लांट में, और बैक्टीरियोफेज। इन सभी के अंदर क्या मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सामान्य तौर पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। यहां इन सभी के अंदर एक वृत्ताकार रूप में उपस्थित होता है, और यहां पर एक सूत्र के रूप में उपस्थित होता है।
और यहाँ सर्किल के रूप में, वृत्ताकार रूप में। अंतर केवल इतना होता है। नहीं, सामान्य तौर पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कुछ एक विशेष ये अपवाद है, यहाँ पर केवल इन्हीं के अंदर डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।